अच्छा जी। हमने क्या देखा था? कॉस्टिंग करना सीखी थी, किस तरह एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जाती है। ठीक है। बेसिकली हमने ये चीज़ सीखी थी कि देखो हमारे पास अगर ऊपर आते हैं तो हमारे पास 4 स्टेप होते हैं ना एलोकेशन, जो कि ऑलरेडी हुई भी होती है। अपॉर्चमेंट हमने करनी होती है, रीअपॉर्चमेंट करनी होती है अपॉर्चमेंट के बाद, और एब्जॉर्प्शन करनी होती है। ठीक है ना। तो ये सारे हमारे पास अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड आ गया, रीअपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड आ गया, एब्जॉर्प्शन आ गया। ठीक है। और आज क्या करने जा रहे हैं, आज थोड़ा सा थ्योरी रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की यूजफुलनेस क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है ना, दो चीजें ये देखेंगे। थर्ड चीज जो हमने देखनी है वो है पास पेपर क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह जो है इसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम पास पेपर क्वेश्चंस भी से डील करेंगे। ठीक है। अच्छा जी। यूजफुलनेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्ट डाटा इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, कि भाई जब मैनेजमेंट आपके डिसीजन वगैरह ले रही होगी, डिसीजन वगैरह कर रही होगी, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट किस तरह उसके लिए काम की होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किस तरह उसको फायदा पहुंचा सकती है, किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकती है अपना इंफॉर्मेशन के टर्म्स में, प्राइसिंग डिसीजन से पहले चीज। सबसे पहले एक सेकंड, प्राइसिंग डिसीजन की बात करते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी uses of absorption costing is setting long term sustainable prices for product। क्या काम होता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्राइसेस सेट करना। क्योंकि देखो बात सारी ये होती है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वही असल कॉस्ट पर यूनिट होती है जो आपको इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने पहले मार्जिनल कॉस्टिंग से डील किया है, मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो वो बेसिकली आपके खुद के लिए होती है। लेकिन जो असल आपको कॉस्ट सेट करनी होती है वो है मार्ज एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है ना, जो असल कॉस्ट आप सेट करते हो क्या होती है, जो असल कॉस्ट सेट की जाती है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट होती है। अगर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट के बारे में आपको पता है तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है, नहीं पता तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर पता है ताकि मैं आपको बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं कि मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है बेसिकली वो सिर्फ आपके खुद के इस्तेमाल के लिए होती है, खुद के एक जो है ना वो एनालिसिस वगैरह के लिए होती है। सही है ना, लेकिन असल जो कॉस्ट होती है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट होती है। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है वो अभी मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे उसको। देखिए बहरहाल, तो बाय इंक्लूडिंग ऑल, अभी तो ऐसे को बताया हुआ है किस तरह होती है, बाय इंक्लूडिंग ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। सही है ना, वेरिएबल भी, वेरिएबल ही बोथ, वेरिएबल एंड फिक्स। ठीक है, वेरिएबल और फिक्स दोनों को इंक्लूड करके तो क्या बनती है, ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्लस फिक्स क्या बनती है, ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है। तो एक सेकेंड, इसको जो कंबाइन करके हमारे पास बनती है वो क्या बनती है, वो ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है, पहली चीज तो। दूसरी बात, ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट का जब जिक्र होता है तो इसमें क्या बात होती है, हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक चीज और आती है, ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं कि हर वो ओवरहेड जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है। सही है। और डायरेक्ट कॉस्ट को एक और नाम क्या देते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को एक और नाम हमारा, डायरेक्ट कॉस्ट को एक और नाम दिया जाता है, प्राइम कॉस्ट। सही है। अच्छा जी। इन द कॉस्ट पर यूनिट मैनेजर्स कैन इंश्योर, अच्छा ये सारी कॉस्ट मिला के हम क्या फंड करते हैं, इस सारी यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट मिला के आप क्या फंड करते हो, कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करते हो। ठीक है, मैनेजर्स कैन इंश्योर दैट सेलिंग प्राइस कवर्स द फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आप क्या कर सकते हो, ताकि जब आप बेचने वाली, जब सेलिंग प्राइस जो भी सेट करो, जो भी सेलिंग प्राइस सेट हो
ठीक है, जो भी सेलिंग प्राइस सेट हो वो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंसिडर करते हुए सेट की जाए। जो भी सेलिंग प्राइस सेट की जाए वो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट को, जो कि हमने निकालना भी सीखे, हम इस तरह का निकालते हैं, उसको कंसिडर करते हुए सेट की जाए, ठीक है ना, एंड कंट्रीब्यूट्स टू प्रॉफिट। सही है। और फिर जो भी आपकी ज़ाहिर है ना कि सेलिंग प्राइस अगर फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा। द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है बेसिकली मार्कअप सेट करना। सेटिंग मार्कअप, मार्कअप सेट कर देना। यानी कि मैंने बोला कॉस्ट मेरी 1,000 है, तो 20% उस पर क्या हो जाएगा, 200, तो मैं 1200 की चीज बेच दूंगा। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड से मैंने बताया 1,000 रुपए, मैंने बोला 20% मेरी मार्कअप है, तो कॉस्ट प्लस क्या होगा, कॉस्ट प्लस 20, तो वो 20% पे जाना, यानी कि 1200 के स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड हेल्प्स गारंटी प्रॉफिट। अब ब्रांड अगर आप कॉस्ट ज्यादा है बेचोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रॉफिट में गारंटी हो जाएगा, स्पेशली इन इंडस्ट्री विद significant fixed costs such as manufacturing. However, rigid reliance on absorption costing for pricing can be problematic in competitive market. हाँ, competitive market के अंदर ही क्या हो सकता है, आपके लिए थोड़ा सा problematic हो सकता है। उसका रीजन क्या है कि कंपेटिटर्स, कंपेरेटिव मार्केट में क्या होता है, कंपेरेटिव मार्केट में लोग जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं, कुछ होता है यूज मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है ना। अब मार्जिन क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि देखो कंपेरेटिव मार्केट वाले क्या देखते हैं, कंपेरेटिव मार्केट वाले देखते हैं कि यार हमारा शॉर्ट टर्म में फिक्स कॉस्ट पूरी हो रही हो, फिक्स कॉस्ट पूरी हो रही है और उसको थोड़ा बहुत इतना भी ऊपर मिल गया ना वो हमें सही है, हम मुतमईन है उसमें, ठीक है। शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में जो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि यार हमारी जो है ना फिक्स कॉस्ट, और आपको भी ऐसे सोचना चाहिए कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट वाला खर्चा है, सही है ना, शॉर्ट टर्म का मतलब 3-4 दिन, 2-3 महीने नहीं होता, 1 साल 1.5 साल शॉर्ट टर्म ही होता है। उसमें हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो पूरी हो जाए, और फिक्स कॉस्ट पूरी होने के बाद थोड़ा बहुत जो मिल रहा है ना वो मुतमईन है उसमें। तो बेसिकली बात सही होती है कि फिक्स कॉस्ट पूरे करने वाली जो सुविधा होती है ना वो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप सोच लो कि आपकी जो है ना फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाए, यानी कि आप ब्रेक इवन रीच कर सको, वो एक नई चीज है, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना। ब्रेक इवन रीच करने का मतलब होता है कि आप ना प्रॉफिट कमा रहे हो ना आप लॉस कर रहे हो। तो ब्रेक इवन रीच करने के लिए आपको अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी करनी होती है, और फिक्स कॉस्ट पूरी करने के लिए आप मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ टेंड करते हो थोड़ा सा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, ओनली कंसिडर्स जो है ना, क्या कंसिडर करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, विच ओनली कंसिडर्स वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करता है, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, लोअर प्राइसेस सेट कर सको, ठीक है ना, पोटेंशियली पुटिंग अ कंपनी एट अ कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, ठीक है ना। अगर कॉम्पिटिटर, देखो लोअर प्राइस कौन सेट करता है, लोअर प्राइस कॉम्पिटिटर सेट करता है, और आपकी कंपनी को कंपेटिटिव डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर्स की लोअर प्राइस है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस क्या है, ज्यादा है, और आपको क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव डिसएडवांटेज। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोअर प्राइस कौन सेट करता है, कॉम्पिटिटर्स, पुटिंग कंपनी एट कंपेरेटिव डिसएडवांटेज, इसके लिए आपके लिए। हाँ, कॉम्पिटिटर्स लोअर प्राइस सेट करते हैं और आपको क्या होता है, कंपेरेटिव डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है। Therefore, while absorption cost data provides a solid foundation for pricing, सही है बिल्कुल, provides a solid foundation for pricing, it should be used in conjunction with market analysis, ठीक है, it should be used in conjunction with market analysis and an understanding of consumer value, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है बेसिकली,
जो भी प्रोडक्शन ओवरहेड होता है ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, एक आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालने का तरीका बेटा ये होता है, ये तो हमने पूरा मरहला किया है यहाँ पे। ये क्या है, ये सारा मैंने बोला था ना फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को पहले एलोकेट किया जाता है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को पहले एलोकेट किया जाता है, उनको फिर अपोर्शन किया जाता है, उनको रीअपोर्शन किया जाता है, और फिर एब्जॉर्प्शन की जाती है ताकि हम कॉस्ट पर यूनिट, देखो यहाँ पे निकाली हुई ना, ये क्या निकाली हुई है, ये ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ये बेसिकली बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है हमारे पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये इस चीज को ढूंढने का पूरा तरीका ये देखिए यहाँ पे निकली हुई है 20.88। इस चीज को ढूंढने का पूरा तरीका ये है, सही है। अच्छा, तो ये फिक्स प्रोडक्शन और वेरिएबल प्रोडक्शन रेट क्या होगा, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स है, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर ओवरहेड पर यूनिट प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। सही। तो डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी आपकी है, सही, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर के, डायरेक्ट सारी की सारी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जितनी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जितने भी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और सिमिलरली फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। तीसरा निकलता है ऊपर हमने पिछली वाली क्लास में देखा था। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, इवैल्यूएशन, सॉरी एवोल्यूशन बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, absorption costing offers a clear picture of company's profitability। क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑफर द क्लियर पिक्चर ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ढूंढ ली, अब देखो कि आपकी सेलिंग प्राइस से मुकाबले आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा मतलब मुझसे वाली बात है। स्पेशली व्हेन प्रोडक्शन एंड सेल्स लेवल आर रिलेटिवली स्टेबल, हाँ स्पेशली प्रोडक्शन एंड सेल्स लेवल आर रिलेटिवली स्टेबल, यानी कि अगर आपकी स्टेबल सेल्स है, स्टेबल प्रोडक्शन है, तो ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छा अंदाज हो जाएगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का। By matching all manufacturing costs with the revenues they help generate, it adheres to the matching principle of accounting। अब बेसिकली करते क्या हो, बेसिकली जो ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो आप ऐड करते हो ना, है ना, बेसिकली देखो मार्जिन में क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट हो गए, सही है। और ये ऐड कर दिया तो क्या बन गए, ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कर दिया तो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट बन गई। बेसिकली ये जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट ऐड करने वाला जो रूल है, ये आपके कहाँ से आया है, ये आपके आया है यहाँ से, मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से। जो ये कहता है कि आपको अपनी कॉस्ट के अंदर सारी जो है वो अखराजात अकाउंट करने चाहिए। तो अगर ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के अंदर हम ये अकाउंट ना करें तो मैचिंग प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग जो असल अकाउंटिंग है, देखो अभी तो हम ये मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ना, मैनेजमेंट असल अकाउंटिंग थोड़ी करते हैं, मैनेजमेंट तो अपने हिसाब से करते हैं ना चीजें। तो कहने का मकसद ये है कि बेसिकली मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है उसको अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज को भी ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर इस चीज को ऐड करें तो ऑटोमेटिकली मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में क्या हो रहा होगा, फॉलो हो रहा होगा। तो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते क्या होता है, प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि इसके पहले हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, और जब अकाउंटिंग करें तो ऑटोमेटिकली जो अकाउंटिंग पीरियड है उसका आपको पता चल जाएगा कि तो आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, ठीक है। और खास तौर पे उस दौरान जब आपके इन्वेंट्री लेवल क्या होते हैं, फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, इनके आप पैसा जल्दी जल्दी चीजें बिक रही है, जल्दी जल्दी चीजें आ रही हैं, सही है ना, इन्वेंट्री जल्दी से बढ़ रही है, जल्दी से कम हो रही है,
तो उस दौरान जब इन्वेंटरी जो है ना वो आगे पीछे बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो ऑटोमेटिकली एक ऐसी पीरियड में जब आपको प्रॉफिटेबिलिटी जानने की, जब आपकी जो है ना ज्यादा सेल्स हो रही है और जो है ना वो ज्यादा माल भी आपको मंगवाना पड़ रहा है, तो एज अ रिजल्ट आपको जानना होता है कि यार देखो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है नहीं हो रही है। उस दौरान आपको कौन हेल्प करता है? आपको एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग हेल्प करती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। और खास तौर पर अगर आप मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, तो मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग फॉलो करने का मतलब यही होता है कि आप एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हो, ठीक है ना। बेसिकली जो नॉर्मल अकाउंटिंग होती है ना, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, तो वो जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है ना बेटा, वो जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, वो इनकम स्टेटमेंट बनती ही एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। जो आप निकालते हो ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो अकाउंटिंग के अंदर निकाली जाती है, बेटा वो निकलती ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत है। वो तो वहां पे जिक्र नहीं होता उस चीज का, वो तो वहां पे नाम नहीं लिया जाता, वो अलग अलग बात है। लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली जाती है, ये बेसिकली होती ही एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा जी। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड मैनेजर्स, ठीक है। आप क्या कर सकते हो इसके जरिए? परफॉर्मेंस, जब आप आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेट कर मेजर कर रहे हो, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हो कि भाई क्या उन्होंने हमारे खर्चात कम करने में हेल्प की, या क्या उन्होंने हमारे एफिशिएंसी में हेल्प की, ठीक है। अगर एक डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी ज्यादा है, या मैनेजर्स जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं और वो हमारे खर्चात कम करवा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको उस हिसाब से जो है ना वो जो भी उनके रिवॉर्ड वगैरह या बोनस वगैरह होते हैं उनको मिलने चाहिए उस हिसाब से। By providing insights into how well a company is managing its total production cost, including fixed overhead, it can help in assessing operational efficiency. इसकी बात अभी मैंने की। अच्छा जी। However, a significant drawback of absorption costing in performance evaluation, ठीक है। अब देखो मैं दोनों चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो, ऊपर भी देखो, यहाँ पे मैंने प्लस पॉइंट बताया था, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने माइनस पॉइंट बताया उसका। यहाँ पे देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ही पहले प्लस पॉइंट देख रहे हैं, उसके बाद देखो यहाँ पे अब माइनस पॉइंट देख रहे हैं। However, a significant drawback of absorption costing in performance evaluation is its potential to incentivize overproduction. Since fixed मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, is allocated to each unit produced. Increasing production level spreads the fixed cost over more units, thereby lowering the cost per unit. This can artificially inflate net income in the short term as unsold inventory, which includes a portion of fixed cost, is carried as an asset on the balance sheet rather than being expensed on income statement. This can mislead managers who are compensated based on reported profit and may lead to build-up of excess inventory, which is associated holding cost and risk of obsolescence. ओए होए होए होए, क्या बात है यहाँ पे बेटा, बहुत ध्यान से सुनो। देखो होता क्या है, अब आपने कॉस्ट पर यूनिट के अंदर फिक्स कॉस्ट इंक्लूड की हुई है, ठीक है। तो आप जब यूनिट बेचोगे, तो आप बोलोगे भाई मैं, आप उसकी कॉस्ट क्या करोगे? शायद इनकम स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड करोगे, भाई मैंने एक यूनिट बेचा, उसकी सेलिंग प्राइस ये है, माइनस इसकी कॉस्ट। जो यूनिट बेची थी उनकी कॉस्ट माइनस ही नहीं हुई। सेल्स में आप सिर्फ वही यूनिट का रेवेन्यू इंक्लूड करोगे जो बेचे ना। अब अगर यूनिट बेचे ही नहीं, तो उनका रेवेन्यू इंक्लूड करके क्या करोगे? पहली बात। दूसरी बात, कॉस्ट में भी वही यूनिट इंक्लूड करोगे ना जो बिके। जनाब जब यूनिट बेचे ही नहीं, तो क्या करोगे उनकी कॉस्ट इंक्लूड करके? हैं?
क्यों बिना फालतू में खर्चे बढ़ाऊं मैं अपना, क्यों एक्सपेंस बढ़ाऊं मैं, मुझे प्रॉफिट थोड़ी गिराना है। रेवेन्यू में भी उनका रेवेन्यू इंक्लूड किया जो यूनिट बेचे, कॉस्ट में भी कॉस्ट उनकी ही इंक्लूड की जो यूनिट्स बेचे। अरे उनका क्या जो यूनिट्स बिके ही नहीं। अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब आपने इंक्लूड की हुई ना, आपने फिक्स कॉस्ट को अलग से थोड़ी डिडक्ट करवाया है। आपने फिक्स कॉस्ट को तो पर यूनिट में लेके कॉस्ट पर यूनिट के अंदर इंक्लूड कर दिया। यानी कि जो यूनिट्स नहीं बिके उनकी कॉस्ट डिडक्ट नहीं हुई, और उनकी कॉस्ट डिडक्ट नहीं हुई तो डिडक्ट फिक्स कॉस्ट भी नहीं हुई। जो यूनिट्स नहीं बिके ना, उनके जो यूनिट्स नहीं बिके उनकी कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट शामिल है, और वो फिक्स कॉस्ट अब डिडक्ट नहीं हुई क्योंकि वो यूनिट्स भी नहीं बिके। तो यूनिट ना बेचने से क्या होगा, फिक्स कॉस्ट जो डिडक्ट हो रही है वो कम हो जाएगी। जितने यूनिट बिके सिर्फ उनके हिसाब से फिक्स कॉस्ट डिडक्ट हुई, जो यूनिट्स नहीं बिके उनकी फिक्स कॉस्ट डिडक्ट नहीं हुई। अब इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में यह होगा कि क्योंकि फिक्स कॉस्ट डिडक्ट नहीं हुई ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ने के रिजल्ट में क्या होगा, मैनेजर्स खुश, बोनसेस दिए जा रहे हैं, बोनसेस दिए जा रहे हैं। कल ये हुआ कि यूनिट सारे बिक गए, फिक्स कॉस्ट सारी की सारी रिजेक्ट हो गई, प्रॉफिट गिर गया। मुसीबत की घड़ी है अब नहीं मिल रहा बोनस, है ना। अच्छा एक तो मसला ये हो गया, दूसरा मसले की कौन सी बात हो रही है यहाँ पे, दूसरे जिस मसले की बात हो रही है वो ये हो रही है कि अगर आप ज्यादा यूनिट्स बनाने लग जाओगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, क्योंकि देखो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है ना, उसमें तो कमी नहीं आ रही। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से वाली बात सुनना, अगर मेरी 1 लाख फिक्स कॉस्ट है, मैं 50,000 यूनिट बनाता हूँ, तो 1 लाख डिवाइड पे 50,000, $2, मेरी ₹2 फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हो गई। लेकिन मैं 1 लाख ही फिक्स कॉस्ट है और 1 लाख ही यूनिट बना रहा हूं, अब मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 1 हो गई। तो देखो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होने से कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई, कॉस्ट पर यूनिट कम होने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन 50,000 पिछले साल यूनिट बनाए थे तो मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 2 थी, कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा थी, मेरा प्रॉफिट कम हुआ। अब इस बार 1 लाख यूनिट बनाए, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 1 हो, मेरा प्रॉफिट कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई, एज अ रिजल्ट प्रॉफिट बढ़ गया। पिछले साल प्रॉफिट कम था, इस साल प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन तीसरे साल, आने वाले साल में ना 1 लाख बने ना 50,000 बने, बन गए 25,000। कितने बने, 25,000 बन गए। अब हो गई फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 4, ₹4 पर यूनिट हो गई कॉस्ट। अचानक से ड्रामेटिक इंक्रीज आ गया कॉस्ट पर यूनिट के अंदर। जब ये इंक्रीज आया कॉस्ट पर यूनिट के अंदर तो प्रॉफिट भी टन 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 ऊपर से बिल्कुल नीचे, ऊपर से बिल्कुल नीचे जब प्रॉफिट आया, अब हो गई परेशानी, मुसीबत की घड़ी है ना। क्या बोल रहे मैनेजर, मैनेजर क्या बोल रहा है, तुमने मुझे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट यूज करने को बोला था, बहका दिया ना तूने मुझे, हैं, तेरी बातों में मैं आ गया। अब मुसीबत की घड़ियां हैं क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो गिर गया, अब नहीं मिलेगा बोनस, अब नहीं मिलेगा, पिछले साल तो मिल गया था। तो ये मसले मसाइल है जो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट में, जब कॉस्ट पर यूनिट के तौर पर उसको यूज करते हो तो वो आपको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है ना मेरा बच्चा, होपफुली बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद एक और उन्होंने लास्ट में बात बोली है कि अगर आप इन्वेंट्री को होल्ड करते हो ना, ताकि आपकी जो है ना वो, क्योंकि मैंने बात बोली, मैंने शुरू में कहा कॉस्ट इंक्लूड ही नहीं होगी, इन्वेंट्री बिकी ही नहीं, जो नहीं बिकी उसकी कॉस्ट सब्ट्रैक्ट नहीं हुई, और नहीं हुई तो फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट नहीं हुई, तो एज अ रिजल्ट प्रॉफिट बढ़ गया। तो वो जो आपने इन्वेंट्री जानबूझ के रोक के रख ली ना बेटा, कल को अगर खराब हो गई तो, दूसरी बात उसको रखने के लिए जगह चाहिए, जगह का भी तो खर्चा हो रहा है, एक होल्डिंग कॉस्ट भी तो है उसकी, होल्ड करने की कॉस्ट वो भी बढ़ गई, कल को खराब हो गई तो वो एक अलग खर्चा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देखो फाइनेंशियल जब और अकाउंटिंग की बात होती है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात होती है, तो आपको यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करनी है। आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करोगे, खबरदार जो तुमने मार्जिनल कॉस्टिंग यूज की,
तुम्हारा काम ही नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसको कहते हैं, अगर वो आप बनाओगे तब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करके बनाओगे, आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज नहीं करोगे। ये मेरे जुमले नहीं है, ये जुमले हैं आईएफआरएस के, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के। उन्होंने भी बात कही है कि आपने इस तरह करना है, ठीक है ना। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की तरह एक और एक स्टैंडर्ड होता है, जिसको गाप कहा जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो या तो गाप या गैप आप यूज कर रहे हो, या आप आईएफआरएस यूज कर रहे हो, किसी भी स्टैंडर्ड के तहत अगर आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज करनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज नहीं करनी। ठीक है। लेकिन एज अ रिजल्ट क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग, जो मार्जिनल कॉस्टिंग से डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। क्योंकि आपको जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है इंटरनली, मैनेजमेंट ने जब खुद डिसीजन मेकिंग करनी है, तो वो चाहती है मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करना, ठीक है ना। तो वो उससे क्या होता है, आपके खर्च बढ़ सकते हैं। खर्चात कैसे बढ़ सकते हैं कि यार आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, और आपको मार्जिनल कॉस्टिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। आपको दोनों तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, यानी कि आपको या तो एक बंदे से ज्यादा काम करवाना पड़ेगा और जिसके वो ज्यादा पैसे लेगा, या आपको दो बंदे रखने पड़ेंगे कि काम करने के, तो ऑटोमेटिकली इससे हमारे अखराज बढ़ सकते हैं कि आपको दोनों चीजें करनी है। या तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि आप जो है ना वो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज ना करो, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज कर लो डिसीजन मेकिंग के लिए। तो थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग करते वक्त तो थोड़ी सी क्या है, बेकार है, ठीक है ना। और बेहतर क्या है, बेहतर है अगर तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग है डिसीजन मेकिंग करते वक्त, ठीक है ना। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी डिसीजन मेकिंग की जा सकती है, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये वाली बात तो मैंने पूरी जो है ना वो लफ्जों में ही समझा दी, बजाय मुझे पढ़ के बताता हूँ। अच्छा, बजटिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। तो कंप्रिहेंसिव कॉस्ट डेटा प्रोवाइडेड बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज वैल्यूएबल फॉर लॉन्ग टर्म। मैं लिख देता हूँ कि भाई ये हो गया प्लस पॉइंट और ये हो गया नेगेटिव पॉइंट। अच्छा जी, the comprehensive cost data provided by absorption costing is valuable for long-term financial planning and budgeting. It helps in forecasting the total cost of production for future periods, enabling businesses to plan for resource allocation and control costs effectively. By capturing all production costs, it provides clearer insights into long-term trends and future profitability. Basically, बात हो रही है कि देखो, हमने भी ऊपर जिक्र किया था कि देखो जो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट होती है वो आपकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट पर यूनिट होती है, जो आपने कंसिडर करनी होती है। तो ऑटोमेटिकली उसके जरिए क्या कर सकते हो, आप बजट वगैरह भी बना सकते हो, और बजटिंग के जरिए फिर आपको कर सकते हैं एक लंबे अरसे का देना वो इंसाइट मिल सकती है कि आगे तक क्या मामला होंगे। और जब आपको आगे के मामला पता होंगे कि आगे जाके मामला हमारे ये होने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से आप प्लानिंग वगैरह भी और एलोकेशन वगैरह, जो रिसोर्स एलोकेशन एंड प्लानिंग कंट्रोल कॉस्ट इफेक्टिवली वाला जो बात है, ये काम कर सकते हो। अगर आपको आगे की फ्यूचर प्रोडक्शन पीरियड की जो है वो नॉलेज वगैरह होगी, एक इंसाइट होगी उसके हवाले से, तो ऑटोमेटिकली ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको जो है वो क्या होगी, आप क्लियर इंसाइट्स होंगी लॉन्ग टर्म कॉस्ट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी की, ठीक है। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन absorption costing factors. While absorption costing provides valuable financial data, effective management decision making requires consideration of non-financial factors. यानी कि यार देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करते वक्त देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 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 पैसों की बात हो रही है, फाइनेंशियल की ही बात हो रही है। तो आपको फाइनेंस से हट के भी चीज़ों को देखना होता है, अगर आप मामला को अपने बेहतर करना चाह रहे हो, ठीक है। इनको हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कहते हैं। ऊपर जो हमने देखे हैं पैसों से रिलेटेड जितने भी मामला थे वो सारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स थे। अब जरा आते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ, ठीक है ना। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, यानी कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी कि नॉन फाइनेंशियल impact on employee morale and behavior. As mentioned, the incentive to overproduce, the lower to overproduce to lower the cost per unit. क्या बता रहा हूँ, देखो बेसिकली मैंने बोला था ना कि जब ज्यादा प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ेंगे, तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि आप एम्प्लॉयज को सोचेंगे, एम्प्लॉय बोलेंगे यार ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं,
फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, एज अ रिजल्ट कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट कम होने से हमारा जो है प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो बोनस मिलेगा, और फिर बल्ले बल्ले। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं भाई। दिस कैन लीड टू प्रेशर ऑन प्रोडक्शन एम्प्लॉइज। अब ये बात सोचने वाले कौन है? मैनेजर्स, अब्बू जी। उन्होंने ये बात सोची, मैनेजर्स ने ये बात सोची है, ठीक है ना। वो आ गए, आगे बोला चल बेटा काम पे लग जा, आज ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, आज से लेके अगले 3-4 हफ्ते तक हमने ज्यादा प्रोडक्शन करनी है। चलो, जो नहीं करेगा ना उसको हम जो है ना वो पानी भी नहीं देंगे, एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा उसको, जाओ जो करना कर लो, लोग शुरू हो गए काम करना, ठीक है ना। तो अब एज ए रिजल्ट क्या होगा भाई? प्रेशर होगा एम्प्लॉयज के ऊपर, ठीक है ना, टू हाई कोटाज उन्होंने सेट कर दिए, एक हायर लिमिट सेट कर दिया। अब वो क्या होगा? एम्प्लॉय मोरल क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय मोरल जो है ना वो यू टंग थोड़स पहाड़ से गिरा सीधा, पता नहीं जहाँ भी सबसे नीचे पॉइंट होगा उससे आगे गिर। हाई कोटा सेट करके प्रेशर होगा, एज रिजल्ट क्या हो जाएगा? बर्नआउट होगा, ठीक है ना, डिक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन होगी और डिक्लाइन इन प्रोडक्ट क्वालिटी होगी। क्यों प्रोडक्ट क्वालिटी होगी? क्योंकि लोग जब जल्दी जल्दी काम करेंगे, अरे यार बना यार बना यार बना यार, उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट बन रहा है घटिया सटिया जो भी बन रहा है वो बन रहा है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्वालिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वर्कर क्या करेंगे? रश करेंगे मीट टारगेट। मैनेजर्स कंपल्सन टाइड टू प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स कैलकुलेटेड यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैन फर्दर एक्सकेबरेट दिस इशू। और अगर मैनेजर को बोनस प्रॉफिट पे मिल रहा है भाई साहब, ओए होए होए होए, फिर तो बेटा वर्कर्स की ऐसी होने वाली है ना कि मैनेजर तो बोलेगा बेटा बनाते रहो, चुपचाप बनाते रहो बनाते रहो, जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं बनाते रहो, तुम लोग की ऐसी की तैसी, ठीक है ना। और सबसे मजे की बात है कि भाई यहाँ पे ये इतना अच्छी शक्ल वाला है मोदी की हो रहा है यार, मतलब इतनी खतरनाक कहानी हो रही है। अच्छा बैठा, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बेटा इससे यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो क्या बात की थी, डिक्लाइन इन प्रोडक्ट क्वालिटी, है ना, एज अ रिजल्ट ये वाला पॉइंट क्रिएट हो गया। क्या बात हो रही है? A relentless focus on minimizing the production cost per unit through increased productivity can compromise product quality. सही है? Rush production processes may lead to more defects and higher rate of returns, ultimately damaging the product company's reputation and leading to a loss of customer. ठीक है? Loyalty. The cost of poor quality, including warranty claims, repair, and lost sales, often outweighs the shorter financial gains from overproduction. So, but that's well said. ठीक है? अच्छा जी। अच्छा एक और, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे स्टार क्यों बना हुआ है, इतनी खतरनाक बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखो हमने यहाँ पे बात की थी ना कि आप क्या करें, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनक्रीज प्रोडक्शन ना। तो इसके रिजल्ट में ये वाला पॉइंट क्रिएट होता है। बिल्डिंग अप एक्सेस इन्वेंटरी ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन टाइज अप वर्किंग कैपिटल, ठीक है। टाइज अप वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब ये कि आपने क्या किया, आपको जो पैसा मिला था दूसरे काम करने के, आपने बजाय दूसरे काम करने के आपने उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर ली। वर्किंग कैपिटल होता है पैसा जो नॉर्मली आम जो डेली यूजेस का पैसा होता है, समझ आसान अल्फाजों में समझ दो। वर्किंग कैपिटल सब बहुत अलग चीज है, ठीक है। ये मत बोलना कि जो सर मिशन ने बोले थे कि देना वर्किंग कैपिटल तो आए दिन इस्तेमाल होने वाले पैसे, नहीं भाई, माफ कर दो। आसान अल्फाजों में समझाना हो कि आए दिन इस्तेमाल होने वाला जो पैसा होता है वर्किंग कैपिटल होता है। और आपने क्या किया, आपने क्या कर लिया, आपको आपने उसको इस्तेमाल कर लिया प्रोडक्शन करने में, ठीक है। आपने प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल कर लिया, अब आपने प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन एज अ रिजल्ट क्या होगा, आप उससे कुछ और काम भी तो कर सकते थे, ठीक है। अब आपका सारा वास्ता प्रोडक्ट के बिकने पे लगा हुआ है भाई, बिकेगा तो कुछ और करेंगे, ठीक है ना।
ज़ाहिर है इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इनका सिग्निफिकेंट होल्डिंग कॉस्ट होगी। दैन आपको इतनी इन्वेंट्री रोकनी है, जब इन्वेंट्री इतनी जो है ना पकड़ के स्टोर करनी है कहीं ना कहीं, तो वो कहाँ करोगे, कहीं ना कहीं तो करोगे ना, और जो जहाँ करोगे वहां उसके अलग खर्चे, स्टोरेज का खर्चा, इंश्योरेंस का खतरा, सिक्योरिटी का जो खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, ये सारे खर्चा क्या मतलब अब किस तरह हैंडल करोगे ये, ठीक है ना। बस सोच तो लिया कि वो कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, भाई भाई ये क्या पागलों वाली बातें हैं यार, कॉस्ट कम होगी, जनाब जो है ना वो तुमने 10 नए खर्चे खड़े कर दिए, उसकी वजह से फिक्स कॉस्ट आपकी और बढ़ गई। अब फिक्स कॉस्ट बढ़ी, जब ये नए खर्चे खड़े हुए हैं उससे फिक्स कॉस्ट बढ़ी, उस ये अब ये जो नई फिक्स कॉस्ट बढ़ी है, इससे क्या होगा, आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ जाएगी। नई फिक्स कॉस्ट जनरेट हुई, नई फिक्स कॉस्ट जनरेट होने से ऑटोमेटिकली फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई आपकी। नहीं बढ़ी तो किसी ना किसी तरह खर्चे तो बढ़ गए ना, एज अ रिजल्ट आपका जो प्रॉफिट था ना उसके लग गए, खतरनाक वाले लग गए, ठीक है ना। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्वेंट्री बिकमिंग ऑब्सोलीट, ठीक है बिल्कुल सही बात, स्पेशली इन इंडस्ट्रीज विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, दिस कैन लीड टू सिग्निफिकेंट राइट ऑफ्स इन द फ्यूचर। राइट ऑफ का मतलब होता है इन्वेंट्री खराब हो गया, आपने बोला यार कबाड़ में बेच दो, क्या ही कर सकते हैं यार, इसका फेंक दो उठा के। Focusing solely on exhaustion cost per unit can also make inefficiencies in the production process that a more detailed analysis like activity-based costing might reveal. बेटा ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है बेटा, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, ये A2 का टॉपिक है, ठीक है ना, तो ये अभी मुझसे ना पूछो। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरह ही होता है ये, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का समझ लो बाप है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है ना ये फालतू चीज है, इसका बाप कौन है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट है। फिर एक और चीज देखो, वर्किंग कैपिटल से हमारे पास पॉइंट निकलता है ये वाला, 2.5 वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने जो है ना वो सप्लायर को जो है ना वो चीज़ें वगैरह खरीदनी है, और या तो उसको पैसे दे दिए आपने, या तो आपने मेरा बेटा निकलो कर लेना आगे। प्रेशर टू रिड्यूस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टू लोअर द ओवरऑल absorption cost can lead to sourcing lower quality मटेरियल। आपने बोला यार माल तो खरीद रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, क्या करें क्या करें क्या करें, सस्ता खरीद लो, लोअर क्वालिटी मटेरियल, या प्रेशरिंग सप्लायर फॉर लोअर प्राइसेस, ठीक है, दिस कैन स्ट्रेन सप्लायर रिलेशन। अरे यानी कि भाई खतरनाक मामला होने वाले हैं, सप्लायर लाके जो है ना वो आपने बोलना है बेटा कट लो, तुम दिमाग नहीं खाओ मेरा। Disrupt the supply chain. A collaborative long-term relation with supplier is more beneficial in the long run, ensuring a reliable supply of high quality material. लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स की तरफ आ जाओ। डिसीजन based solely on acquisition cost data can sometimes conflict with company's long-term strategic objective। कंपनी के कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, और जो कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं ना बेटा वो 5 6 7 साल वाले होते हैं, 5 से 7 साल में हमने ये अचीव करना है। For example, a decision to discontinue a product line because its acquisition cost is high might overlook its strategic importance in a product bundle or its potential for future growth। आपने बोला यार इसकी absorption cost पर यूनिट ज़्यादा है, इस प्रोडक्ट को उठाओ कचरे में फेंको, हमें नहीं बनाना ये। लेकिन भाई अगर वो किसी चीज़ का हिस्सा हुआ, किसी जो है ना आपको पता ही नहीं है आपके ऊपर वाले ने क्या सोच के रखा हुआ है, ऊपर वाले ने जो है ना कुछ और सोच के रखा हुआ है, आपने जो है ना वो अपने चलाने के लिए जो है प्रोडक्ट को उठा के साइडलाइन कर दिया। अबे कुछ तो खौफ करो यार, सही है। Strategic considerations such as market positioning, brand image, and competitive landscape might must be integrated with financial data for a holistic decision making। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये अच्छी बात नंबर 2 है, मैं पहले लेता हूँ। ये अच्छी बात 2 हो गई, और एक अच्छी बात 1 हमने ऊपर पढ़ी थी, ये ये आ गई अच्छी बात 1, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, तो ये तो सारा हमारा थ्योरी वाला एरिया हो गया ना, ठीक है जी। यूजफुलनेस क्या है, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या होते हैं, तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं।
हाँ, देखिए मेरा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो है वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमारे। सर आते हैं जरा पॉसिबल क्वेश्चन की तरफ। और जादू से सवाल हमारे सामने मौजूद है। अच्छा जी, सवाल पढ़ते समझते हैं। टी लिमिटेड मैन्युफैक्चर गुड्स एट टू फैक्ट्रीज, दो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। ठीक है ना? तो जो फैक्ट्री होती है वो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री जो वो क्या होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होती है। ठीक है। फैक्ट्री ए के बारे में, फैक्ट्री ए हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री ए के अंदर जो है ना वो दो चीजें दी हुई है आपको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है असेंबली एंड फिनिशिंग, एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है। और फैक्ट्री ए के फर्दर अपने अंदर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसमें एक असेंबली और एक फिनिशिंग है। ठीक है। और दो सर्विस डिपार्टमेंट है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैंटीन। सही नहीं बना। सही। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड एट दिस फैक्ट्री, और यहाँ पे हमें बेसिकली देखा जाए तो फैक्ट्री ए की ही बात हो रही है। बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज किया, बहुत जबरदस्त काम हो गया, क्योंकि हमने करना ही है ये, ऑटोमेटिक सवाल भी इसी का ही होगा। बजटेड ओवरहेड्स फॉर फरवरी 2021 हैज बीन हैव ऑलरेडी बीन अपोर्शन, यानी कि आपको अपोर्शन कर दिए हैं उन्होंने। ऑलरेडी बीन क्या हो गया इसका? हाँ, ऑलरेडी बीन अपोर्शन, यानी कि अपोर्शन करके दे दिया है, आपको अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपोर्शन करके आपको दे दिया। अपोर्शन करने के बाद अब आपको रीअपोर्शनिंग करके दी हुई है, बेसिस फॉर रीअपोर्शमेंट आपको दी हुई है। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? बेसिकली कैंटीन का 50% असेंबली को जाएगा, 40% फिनिशिंग को जाएगा, और 10% किसको जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। क्यों ख्याल रखना है इस चीज़ का? इस चीज़ का ख्याल इस वजह से रखना है क्योंकि जब आप रीअपोर्शनिंग कर रहे होगे, सबसे पहले आप कैंटीन को करोगे। कैंटीन को सबसे पहले करोगे ताकि आप 50% असेंबली को दे दो, 40% आप फिनिशिंग को दे दो, और 10% किसको दे दो, 10% जो है वो कैंटीन को उठा के असेंबली वालों को दे दो। सही ना? उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन वालों को दे दो। फिर अब एडमिनिस्ट्रेशन का दोबारा टोटल करेंगे, और फिर उसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया हुआ 75 और 25, उस हिसाब से जो है वो रीअपोर्शन किया जाएगा। क्या देखो, बहुत आसान तरीके से करेंगे। ठीक है ना? 4 मार्क्स है यार, 4 मार्क्स, अल्लाह अकबर, अबे 2 मार्क्स का सवाल है ये। 4 मार्क्स दिए हुए हैं आपको पेपर के अंदर, इतनी आसान चीज के लिए। जरा देखो इधर, क्या करना है असेंबली के 83,500 है ना, तो बेसिकली करना कुछ भी नहीं है आपने, और करना ये है कि 83,500 का हमने क्या ले लेना है, 50% ले लेना है। ओह सॉरी गलती हो गई। असेंबली नहीं, हमने कैंटीन को रिपोर्शन करना है लाहौल अवेला को। अच्छा, कैंटीन का 15,400 है ना, क्या करेंगे फिर हम? हाँ, 15,400 जो कैंटीन का है, इसका 50% ले लेंगे। ठीक है ना? ये तो आप बगैर कैलकुलेटर भी कर सकते हो यार। 7,900 आएगा ये। ठीक है ना? तो 7,900 जो है ना वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको 40% देना है फिनिशिंग वालों को ना। तो 40% क्या हो जाएगा इसका, 1,540 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास 7,900 में से 1,540 माइनस करेंगे तो 6,900, 6,400, 6,360। ठीक है। और 10% एडमिनिस्ट्रेशन को जाएगा, यानी कि 1,540। ये आ गया। ठीक है। और यहाँ से पूरी की पूरी अमाउंट है 15,400 हो जाएगी माइनस। अच्छा, एक छोटी सी मुझे लग रहा है मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी। ये एक्चुअली 7,700 होगा। तो एज अ रिजल्ट ये आपका 6,160 हो जाएगा। हाँ। ठीक है। हाँ, मैं साइड में लिख भी देता हूँ भाई। ये वैल्यूज कहाँ से निकली, यहाँ से निकली।
इसको क्या करेंगे, टोटल करना है, टोटल कर लेंगे। तो 83,500 प्लस 7700 हो जाएगा 91,200। 70,100 प्लस 6160 76,260 28,300 प्लस 1540 2984। ठीक है, और ये जीरो हो जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन का नया टोटल आ गया ना हमारे पास। अब इस टोटल के हिसाब से हमें क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 29,840 का 75% लेंगे हम। तो ये हो जाता है हमारे पास 22,380। और इसी का फिर हम 25% भी ले लेंगे, तो वो आ जाएगा 7460। तो 22,380, 75% जाना था इसको असेंबली को, और 7460 इसको जाना था। और यहाँ से क्या हो जाएगा, सही, ये जीरो अपनी जगह आ गया, जीरो हो गया। और ये ऐड कर लेंगे, तो 91,200 प्लस 22,380 हो जाएगा 11,3,580। 76,200 प्लस 7,460 हो जाएगा 83,660। यार बताओ क्या मुश्किल था, 4 मार्क्स मिल गए, तुम लोग हैं परसेंटेज, परसेंटेज निकालने के 4 मार्क्स दे रहे हैं वो, बताओ जरा। क्लास 3 में हो क्या, बताओ। लेकिन खैर, कहने का आपसे देखा जाए तो इतना आसान होता है सवाल ना, कोई इतना परेशानी वाली नहीं होती चीज़। या देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर मंथ दिए हुए हैं, डायरेक्ट मशीन आवर पर मंथ दिए हुए हैं, डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो कह रहे हैं क्या करें, कैलकुलेट दी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का निकालना है आपको, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओ ए आर से कहते हैं, ठीक है ना। चलो भैया फिर शॉर्ट फॉर्म सीख लेते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को ओ ए आर कहा जाता है, ठीक है। नई शॉर्ट फॉर्म सीख लो। खैर, ओ आर निकालना है दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अब बात सर ये है कि देखो इंटेंसिव क्या है ना, असेंबली और फिनिशिंग में कौन सी किस चीज़ के अंदर इंटेंसिव है। असेंबली जो है वो लेबर आवर इंटेंसिव है, मशीन आवर इंटेंसिव है, ठीक है ना। तो असेंबली बेसिकली आपकी जो है वो देखने से पता चल रहा है आपकी मशीन आवर इंटेंसिव है, सही है ना। और फिनिशिंग जो है वो लेबर आवर इंटेंसिव है, ठीक है। तो असेंबली के जो टोटल ओवर हेड होंगे, यानी कि असेंबली के टोटल ओवर हेड कितने थे, असेंबली के जो टोटल ओवर हेड थे वो कितने हैं हमारे पास, 113580 डिवाइड बाय असेंबली के आवर्स कितने हैं, 2800, क्योंकि मशीन आवर इंटेंसिव है ना, इससे 2800। तो 113580 डिवाइड बाई 2800, तो हो जाएगा आपके पास 40.56। टू डेसिमल से लिखना है ना, हाँ, 40.56। और फिनिशिंग के टोटल ओवरहेड कितने हैं, 8360 डिवाइड बाय फिनिशिंग के आवर कौन से सवाल होंगे, 1400। तो 83,660 डिवाइड बाय 1400, ये आ गया आपके पास 59.5 और 59.76 हो जाएगा।
ठीक है, और इसके कितने मार्क्स हैं भाई? 2 मार्क्स होंगे। अरे भैया क्या चाहिए तुम्हें अब और यार, 4 मार्क्स दे दिए उसके। ओए होए, ओए होए। हैं? आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, लेबर डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर तो किसी काम का ही है ना बेटा, एक यूजलेस इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस सवाल के मुताबिक। अगर आगे कोई काम होगा तो उसको पता नहीं मुझे, लेकिन इस सवाल के मुताबिक तो आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, तो बेटा कंफ्यूजन के लिए दी हुई है आपको बेसिकली। एग्जामिनर देख रहा है, देखूं मैं क्या करेगा, मैं डाल तो देखूं करेगा क्या ये है। कुछ नया तो करके नहीं दिखाएगा मुझे, खिचड़ी पका के दिखाएगा। आ जाओ यार। कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। ठीक है ना, आपको फॉलो ये डिटेल्स वगैरह आपको सारी दी हुई है यहाँ पे। तो क्या बात हो रही है कि भाई डायरेक्ट मटेरियल का क्या है, डायरेक्ट मटेरियल इतने का इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट लेबर उन्होंने बताया, अच्छा देखो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ओ हो, वो जो ऊपर रेट दिया हुआ था डायरेक्ट लेबर रेट जो ऊपर दिया हुआ तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि आपके असेंबली में इतने आवर लगेंगे। ठीक है, और फिनिशिंग में इतने आवर लगेंगे। ठीक है, और फिर मशीन आवर्स दिए हुए हैं आपको असेंबली के फिनिशिंग के। कंपनी पॉलिसी है 40% प्रॉफिट। क्या बन जाता है यार, तो ना मैं इन चीजों से ना मेरा ओसीडी ट्रिगर होने लग जाता है। ये देखो, ये आ गया, जबरदस्त। 40% सेलिंग प्राइस। तो 40% सेलिंग प्राइस का मतलब होगा, 40% सेलिंग प्राइस का मतलब होगा कि सेलिंग प्राइस का 40% प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट इज 60%। ठीक है, यहाँ पे उसने भाई सारे मार्क्स खींच लिए। उसने बोला बेटा ऊपर तो मैं तुम्हें मार्क्स देता आ रहा था, यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स खींच लेता हूँ मैं, क्योंकि ये जुमला समझ कर दिखाओ मुझे। समझ लिया हमने। प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ऑफ 40% सेलिंग प्राइस का मतलब ये कि सेलिंग प्राइस का 40% जो है ना प्रॉफिट है, यानी कि जो 60% बच जाएगा वो कॉस्ट। तो कॉस्ट को आपने 60% के तौर पर ट्रीट करना है। तो जो भी आपकी कॉस्ट निकलेगी बेसिकली, फर्स्ट में अगर बताऊं तो बेसिकली आप क्या होगा, बेसिकली आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी ना, बेसिकली जो सेलिंग प्राइस होगी वो बेसिकली होगी कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 60%। कॉस्ट है 60% और आपको जाना कहाँ है, सेलिंग प्राइस में जो कि 100% है। सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 100% हो गई। सही ना, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है बेसिकली वो क्या होगी, वो 100% होगी। सही। तो कॉस्ट आपकी 60% है और आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 100% होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब और करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले तो आपको कॉस्ट निकालनी होगी, टोटल कॉस्ट निकालनी है। 7 मार्क्स यार, कुछ भी नहीं है यार, ये देखो ये देखो। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट देखो यहाँ पे कितनी है, 1880। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे अपना डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर आपका जो आएगा बेसिकली, सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा जी, स्क्रीन बंद हो गई थी मेरी, तो वो परेशानी हो रही थी, खैर अब खुल गई। अच्छा, तो डायरेक्ट लेबर हमारे जो हैं, किस तरह करना है आपको, एक तो असेंबली डिपार्टमेंट में करना है और एक तो जो है ना वो आपको फिनिशिंग डिपार्टमेंट में करना है। ठीक है ना।
असेंबली डिपार्टमेंट, बेटा डिपार्टमेंट की शॉर्ट फॉर्म मैं ये लिख रहा हूँ, मैं खुद लिख रहा हूँ, आप लोगों ने पूरी ही लिखनी है। तो असेंबली डिपार्टमेंट को जब हम कोड करेंगे, वो देखो कितना करेंगे। बेसिकली 11.5 आवर्स है, मल्टीप्लाइड बाय आपके आवर्स कितने हैं, 11.5 आवर्स है। रेट क्या है पर आवर का, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आप पर रेट पर आवर ऊपर दिया हुआ है 8.4 का, तो असेंबली का 8.4 है। और अब क्या निकालेंगे हम, अब फिनिशिंग वालों का निकाल लेंगे, तो फिनिशिंग वालों के जो डायरेक्ट लेबर आवर है बेसिकली उसको क्या कर देंगे, रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो हमारे 6.1 है फिनिशिंग सेकेंड। फिर बता रहा हूँ डीपीटी, ये शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं लिखनी, ठीक है। चलो मैं कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ और बड़ा बड़ा लिखा है, तो इसलिए इतना जगह नहीं है। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा इसको पीछे करके भी लिख सकते हो, यहाँ पे यहाँ से लिखना शुरू कर दें, ना कोई मसला नहीं यार, अपने स्टाइल में लिखो यार, जैसे मर्जी है, ठीक है। तो आपके 6.1 आवर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर क्या है, 8.2, ठीक है। तो 11.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.4 हो जाएगा आपके पास 96.6, और 6.1 मल्टीप्लाइड बाय 8.2 हो जाएगा आपके पास 50.02। यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑनवर्ड्स, ये हमने निकाल लिया, उसके बाद हमारे पास क्या निकालना है हमें, डायरेक्ट मटेरियल के डायरेक्ट बोला, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी हमारे से ये। तो ये क्या टोटल बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 1880 प्लस 96.6 प्लस 50.02। अब बेसिकली उन्होंने क्लासिफाई करने को तो बोला नहीं, कॉस्ट ही कॉस्ट के इतने कोई डिटेल उन्होंने दी भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे लिख लूँ कि भाई प्राइम कॉस्ट हो गई, या यहाँ पे मैं मेंशन ना करूँ प्राइम कॉस्ट हो गई, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं ये वाला टोटल ना भी करूँ, बाकी जो कॉस्ट है वो ऐड करना शुरू करूँ, तब भी कोई मसला नहीं। प्राइम कॉस्ट की जगह हमारे पास 20.26, 26.62, ठीक है। पहली चीज तो है, दूसरी बात ये कि प्राइम कॉस्ट हो गया हमारे पास ये, अब क्या करेंगे, हम इसमें ओवरहेड ऐड कर लेंगे। ओवरहेड हमने कौन सा करना है, जो ऊपर कैलकुलेट किया है। तो ओवरहेड ऐड करने हैं हमने, और ओवरहेड क्या होगा, सबसे पहले सिंडिकेट कर लेंगे, और उसके बाद फिनिशिंग ऐड कर लेंगे, सही। अच्छा बस सर ये कि देखो यहाँ पे अगर ऊपर आते हैं तो हमारे पास 40.46 है असेंबली का रेट ना, ठीक है। अब 40.46 पर आवर है किस हिसाब से बेटा, हमने किस हिसाब से लिया था, असेंबली को हमने मशीन आवर बेसिस पे लिया हुआ था, ठीक है ना। तो असेंबली डिपार्टमेंट का जो मशीन आवर हमारे पास है वो 5.7 है। 5.7 मल्टीप्लाई 40.46, तो हो जाएगा हमारे पास 230.62। तो यहाँ पे आ जाएंगे, सही। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, 59.76।
50.76। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट हमने ऊपर किस किस बेसिस पे लिया था? फिनिशिंग डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे देखें तो हमने लिया था डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्ट लेबर आवर कितने हैं? 6.1 है। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड रेट है वो 6.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6.1 मल्टीप्लाइड बाय 50.76 हो जाएगा 309.64। तो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ये क्या आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट, और इसमें हम ऐड कर लेंगे प्रॉफिट। ये आ जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस। तो टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी, यानी कि प्राइम कॉस्ट और ये दोनों ओवरहेड कर लेंगे तो 2026.62 प्लस 230.62 प्लस 309.64, तो ये हो जाएगा 2566.88। ठीक है। और हमने बोला था कि देखो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ऊपर से जो हमने कंक्लूड किया था कि फॉर्मूला का यूज करना है, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कॉस्ट क्या है हमारी? 2566.88 डिवाइडेड बाय 60% मल्टीप्लाइड बाय 100%। से बात बताऊँ, कोई भी चीज़ 100% से मल्टीप्लाई होती है ना, उसका आंसर सेम ही रहता है। 100% अगर कैलकुलेटर में डालेंगे, आप लिखेंगे 100% और इक्वल्स टू को बटन दबाएंगे ना, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब 100% का मतलब है 1, और कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई उसका आंसर सेम ही रहता है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम 60% पे खड़े हुए हैं, 100% पे जा रहे हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 4278.13। ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारी? 4278.13। इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट है, जो इसमें कॉस्ट के अंदर जो प्रॉफिट ऐड होगा वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। तो 4278.13 माइनस 2566.88, 4273.7 सॉरी 4278.13 माइनस 2566.88, 1711.25। ठीक है, मैं तो चेक भी कर लेता हूँ कि 2566.88 डिवाइडेड बाय 60% मल्टीप्लाई 100 का रहता है हमारे पास। ओहो, ये 4278.13 ही होता है, जिसमें से हम 2566.88 माइनस करवा देंगे तो हमारे पास 1711.25 आ जाता है। सब 1711.25 हमारे पास आ गया, और ये वैल्यू लिखी हुई है। ये लिखी हुई। सही है भाई, जबरदस्त तरीके से हमने सवाल कर लिया। 7 मार्क्स सवाल था, ऐसे कोई मुश्किल सवाल नहीं है कि मैं पूरा एक्सप्लेन करते हुए आ रहा था। ऑटोमेटिकली जब आप लोग की और ज्यादा प्रैक्टिस होगी, आप लोगों ने इस तरह के और सवाल किए हुए होंगे, आप लोगों ने सुनेंगे तो ऑटोमेटिक ये सवाल क्या होगा, जल्दी हो पाएगा। ठीक है ना? ठीक है, मैं साथ एक्सप्लेन कर रहा था तो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है आसान सवाल।
अब आ जाते हैं एक ऐसी चीज पे जो हमें थोड़ी सी पढ़नी है, एक ये चीज, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, और व्हाट इज मेंट बाय एलोकेशन ऑफ ओवरहेड एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड, क्योंकि मैंने सारे इंजेक्शन किया, तो बेसिकली इस चीज के जवाब नीचे लिखे हुए हैं। देखो पास में, overhead absorption is typically done using predetermined overhead absorption rate। तो नॉर्मली क्या यूज करते हो आप, नॉर्मली ओवरहेड absorption rate यूज करते हो। ओवरहेड absorption rate हमने निकाला सीखा, ऊपर निकाला सीखा हुआ, ठीक है ना, सही है। और फिर उसके जरिए क्या करते हो आप अच्छा अब एक बात सुन लो, अगर सवाल में कंपनी एक यूनिट बना रही है तो आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको पूरा मरहला यूज करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, आपके जो भी ओवरहेड, जो भी बजटेड ओवरहेड होंगे, या जो भी ओवरहेड की फिगर होगी, ठीक है ना, टोटल ओवरहेड जो फिगर होगी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे यहाँ पे टोटल ओवरहेड क्या हो जाता है, ये दोनों ऐड कर दोगे तो टोटल ओवरहेड आ जाएंगे, टोटल ओवरहेड ये दोनों है, इन दोनों ऐड कर दोगे तो पूरा टोटल ओवरहेड आ जाएंगे, सही है। तो इन दोनों को ऐड करने से आपके पास टोटल ओवरहेड आ जाएंगे, और टोटल ओवरहेड क्या करना है फिर आपने, यानी कि वो टोटल ओवरहेड हो गया, बजट ओवरहेड हो गया, तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली बजटेड ओवरहेड जो भी है आपके, ठीक है, उनको डिवाइड कर दोगे टोटल यूनिट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओ ए आर, इफ कंपनी प्रोड्यूसेस वन यूनिट, ठीक है। वरना अगर दो यूनिट है, दो से ज्यादा यूनिट है, तो ऑटोमेटिकली फिर हमने जो यहाँ पे प्रोसेस किया हुआ है सारा ऊपर जो करना सीखा, आ, ये और फिर ये वॉल ऑफ टेक्स्ट, और फिर नीचे हमने ओ आर निकालना सीखा, ये सारी चीजें। Absorption of overhead is calculated by multiplying the OAR by the actual activity level, ठीक है ना, यानी कि OAR अगर जो भी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है, सही है, टोटल यूनिट्स को भले टोटल एक्टिविटी कर लो, एक काम करो आसानी के लिए, ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कि बजट ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल एक्टिविटी लेवल, टोटल एक्टिविटी लेवल विच इज बेसिकली बजट एक्टिविटी लेवल। अगर थोड़ा सा और समझना चाहूँ, यानी कि हमने साल के शुरू में अंदाजा लगाया हुआ था कि यार हम इतने यूनिट्स बनाएंगे, तो वो एक्टिविटी लेवल क्या होती है, आपके जितने भी यूनिट्स, एक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्शन यूनिट, या एक और चीज होती है बताता हूँ अभी, विच इज बेसिकली टोटल एक्टिविटी लेवल, जो आपने यहाँ पे लिखना होता है बजट एक्टिविटी लेवल लिख दो आप, सब पढ़ा रहा हूँ मैं, देखो सब पढ़ा रहा हूँ यही चीज। और एक्टिविटी लेवल क्या होता है बेसिकली, आपका जो एक्टिविटी लेवल होता है, एक्टिविटी लेवल क्या हो सकता है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एक्टिविटी किसको कह सकते हैं, एक्टिविटी आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस होता है, एक्टिविटी लेवल क्या होता है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या फिर मशीन आवर्स, मशीन आवर्स, या फिर लेबर आवर्स, सही है ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन किस तरह की होती है, एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कितने, कितनी ओवरहेड एब्जॉर्ब किए हैं आपने, तो बेसिकली होता है आपका ओ ए आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, यानी कि देखो एक्टिविटी लेवल जो हम सेलेक्ट करते हैं ओ ए आर निकालने के लिए, वो तो बजटेड होती है ना, ये जो ओवर जो बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल ना, ठीक है, तो ओ ए आर आ गया आपके पास,
फिर उस ओ आर को मल्टीप्लाई करते हो आप एक्चुअल एक्टिविटी, यानी कि एक्चुअल में कितने यूनिट्स बने, या एक्चुअल में मशीन आवर्स कितने हुए, या एक्चुअल में लेबर आवर्स कितने हुए, मल्टीप्लाई टू एक्चुअल एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये आ जाता है अब पे, इससे क्या आता है ओवरहेड एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब पता नहीं कैसे लिखते हैं, पी आता है बी आता है, अल्लाह जाने। पी आता है मेरे ख्याल से, लिख देता हूँ, पी। एब्सॉर्ब, ठीक है भाई, एब्सॉर्ब। ओवरहेड एब्सॉर्ब किस तरह निकलते हैं, ओ आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी। अब क्या होता है कि अगर अगर आपके बजटेड एक्टिविटी लेवल ओवरहेड एब्सॉर्ब वाली जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है ये, उससे ज्यादा है, तो ये ओवर एब्सॉर्प्शन होती है। ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ, एक तो क्या लिखा होता है ऑलरेडी, ओवर एंड अंडर एब्सॉर्प्शन अकर्स व्हेन ओवरहेड एब्सॉर्प्शन होते हैं आपके आर डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, यानी कि जो आपके एक्चुअल ओवरहेड हुए हैं बेसिकली, सॉरी बजट ओवरहेड से सॉरी, अगर आपके एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड से, तो अंडर एब्सॉर्प्शन है। और अगर आपके ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड ज्यादा है जो एक्चुअल ओवरहेड हुआ है, सिविल ओवरहेड हुआ है, तो आपकी ओवर एब्सॉर्प्शन। ठीक है ना, तो अंडर एब्सॉर्प्शन होती है एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड आर ग्रेटर, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड आर ग्रेटर देन द ओवरहेड एब्सॉर्ब। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, आप लेस ओवरहेड चार्ज करते हो जो कि एक्चुअल स्पेंड हुए थे, इसका मतलब अंडर एस्टिमेशन ऑफ ट्रू कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन निकालने का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है अंडर एब्जॉर्प्शन, तो वो होता है आपका अ, सही है? ये एक आसान ट्रिक बताऊं, देख के बताओ यार, आंखों से देख के बताओ कि एक्चुअल ज्यादा है या ओवर ओवरहेड एब्जॉर्ब ज्यादा है। ठीक है, आंखों से देख के बताओ। ओवर एब्जॉर्प्शन when overhead absorbed by the production are greater than the actual product overhead incurred। ठीक है, एज अ रिजल्ट चार्ज मोर ओवरहेड, आप ज्यादा चार्ज करते हो ओवरहेड। ठीक है, लीडिंग टू एन ओवर एस्टिमेटेड ऑफ ट्रू कॉस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप बेसिकली ओवरहेड एब्सॉर्ब में से माइनस करवा रहे हो एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, रीजंस फॉर ओवर अंडर एब्सॉर्प्शन, since the absorption rate is based on estimates, discrepancies usually arise from two main causes। ठीक है, errors in estimating the numerator budgeted overhead। ठीक है, न्यूमरेटर क्या था देखो वो पढ़ा, इस फ्रैक्शन की बात हो रही है, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है, बजट ओवरहेड। अगर आपने बजट ओवरहेड सही से अंदाजा नहीं लगाया तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी, अगर आपने बोला बजट ओवरहेड हाँ यार वैसे ठीक है, तो क्या असल में बजट ओवरहेड आपको ज्यादा रखना चाहिए था, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी, आपकी अंडर एब्जॉर्प्शन होगी। अगर आप बजट ओवरहेड ज्यादा रखते, अगर आप बजट ओवरहेड को ज्यादा रखते, तो ऑटोमेटिकली आपका ओ आर होता, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज्यादा होता, और जब ओवर एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होता, तो आप फिर एक्चुअल ओवरहेड कितने हुए हैं उससे कंपेयर कर पाते, और फिर जो है ना वो आपकी अंडर एब्जॉर्प्शन ना होती, आपके एक्चुअल ओवरहेड जो है वो अगर बजट ओवरहेड के लेवल के बराबर के होते तकरीबन, तो फिर आपकी इतनी ज़्यादा
नहीं होती, ठीक है। तो चीज़ या आपने एस्टिमेशन गलत कर लिया, आपने कम एस्टिमेट कर लिया उसको, ठीक है। द एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंस वर हायर देन एस्टिमेटेड, सही है ना। द एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड मे बी डिफरेंट फ्रॉम द बजट ओवरहेड, क्यों? क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर क्या था, वो ज़्यादा था, ठीक है ना। ओवर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ज़्यादा था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिपेयर हो गए, हायर देन बजटेड यूटिलिटी प्राइसेस थी। और आपका एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट डिफरेंट है, यानी कि आपकी क्या है, बेसिकली ओवर एब्जॉर्प्शन है। ओवर एब्जॉर्प्शन होने का मतलब ये है कि आपके एक्चुअल कम है ना, एक्चुअल ओवरहेड कहते हैं कम थे एस्टिमेट के मुताबिक, तो इसका मतलब आपने कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव से या आप लोअर प्राइसेस वगैरह लो थी। एरर्स इन एस्टिमेटेड डिनोमिनेटर, बजट एक्टिविटी लेवल, तो जो भी आपका टोटल एक्टिविटी लेवल है, बजट एक्टिविटी लेवल है, उसको आपने सही से एस्टिमेट नहीं किया है। तो अगर आप सही से एस्टिमेट नहीं करते तो उसका रिजल्ट में क्या होगा कि आपकी ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकती है। अब ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होगी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, ठीक है ना। द एक्चुअल एक्टिविटी लेवल वाज लोअर देन एस्टिमेटेड, मीनिंग फीवर यूनिट्स वर रिड्यूस्ड, fewer hours were worked and therefore less overhead was absorbed, यानी कि आपने अंदाजा लगाया था कि ज्यादा काम होगा लेकिन काम इतना हुआ नहीं, आपके जो है काम कम हुआ, काम कम होने की वजह से आपके आवर्स कम हुए, या आपके जो है यूनिट्स प्रोड्यूस कम हुए, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आप अंडर एब्जॉर्प्शन कर दोगे, ठीक है ना। आपके जो आपने सोचा था कि एक्टिविटी लेवल जो होगा उसके मुकाबले एक्टिविटी लेवल क्या हुआ, कम हुआ, या उसके मुकाबले एक्टिविटी लेवल ज्यादा हुआ। और अगर आपके उसके मुकाबले एक्टिविटी लेवल ज्यादा होगा, यानी कि तो ओवर एब्जॉर्प्शन होगा, आपने बोलते यार काम इतना होगा, काम इतना हो गया। The activity level was higher than estimated, meaning more units were produced, more hours were worked, and therefore more overhead was absorbed. ठीक है ना? अच्छा, अब अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है ना? While perfect elimination is difficult due to the nature of estimation, companies can minimize the variance. देखो परफेक्शन तो हासिल हो सकती है ना, कुछ ना कुछ तो आपका वेरियंस होगा, वेरियंस का मतलब होता है डिफरेंस। वेरियंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है। So use realistic estimation estimates based budgeted overhead and activity level on rigorous historical data, current market condition and realistic operational forecast, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी रियलिस्टिक एस्टिमेट्स होते तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके जो ओवर या अंडर ऑब्जर्वेशन होनी है वो कम हो जाएगी। रेगुलर रिव्यूज ऑफ ओएआरस रिव्यू एंड इफ नेसेसरी एडजस्ट the predetermined OARs more frequently, quarterly instead of annually, if significant changes in cost or production level are anticipated, ठीक है ना। आप अक्सर और बेशतर जो ना हो सकता है जो है ना वो ओआर को एडजस्ट करते रहो, नया ओआर कैलकुलेट करें, नया ओआर कैलकुलेट करें, नया ओआर कैलकुलेट करें, सही है ना। ताकि फिर आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली इतना रहता है आपके जो है वो, अब आपने 5 साल पुराना जो ओआर कैलकुलेट किया था अभी वो इस्तेमाल हो रहा है, भाई क्या कर रहे हो यार, एक काम करो कंपनी बंद कर दो, ठीक है। हाँ जी, लेकिन बहरहाल इस तरह, सही। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बेटा, इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिखना है। ये जितना बड़ा दीवार दिख रही है ना, ये पूरी ओवर एंड अंडर ऑप्शन ऑफ ओवरहेड, ये रीजन फॉर और प्रिवेंशन, ये सारा कुछ लाजमी तौर पर नोट डाउन, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, और फिर याद करना है, नोट डाउन करके छोड़ नहीं देना, याद भी करना है इसको। और फिर ये भी एक चीज यहाँ से देखो, यूजफुलनेस, ये सारा यहाँ से स्टार्ट करना है, सही है ना। प्राइसिंग डिसीजन, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, inventory valuation and financial reporting, budgeting and long-term planning, non-financial factor and their significance and absorption costing, impact on employees' morale and behavior, product quality and customer satisfaction, inventory management and production efficiency, supplier relationships, long-term strategic goals, सही है ना। ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है, और उसके बाद फिर सब चीजें नोट डाउन करने के बाद अपने पास ही सवाल उतारना है और इसको एक दफा खुद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलें जी।